हेलो फ्रेंड्स, आज है 10 अगस्त। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तथा इन प्रश्नों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रदीप जोशी जी को। प्रदीप जोशी जी एमपीपीएससी व छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जो यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे वो श्री अरविंद सक्सेना जी थे। और यूपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो यूपीएससी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में किया गया है। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? वो निकाय जिनका उल्लेख मूल संविधान में कर दिया गया है संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। दोस्तों, जो यूपीएससी है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक किए गया है। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है श्री मनोज सिन्हा जी को। और जो उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति द्वारा होती है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35(3)(a) के समाप्त हुए 1 वर्ष पूरे हो चुके। ये जो प्रावधान था 5 अगस्त 2019 से समाप्त कर दिया गया था। जो पूर्व जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में कैग बनाया गया है। और जो राज्यपाल जो होता है दोस्तों, केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है, ठीक है। अर्थात यह है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई राज्य से संबंधित जानकारियों को केंद्र तक पहुंचाता है। और जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति उन्हें कार्यकाल से पूरा होने से पहले भी हटा सकता है। दोस्तों, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों, क्वेश्चन 3 है, अवनींद्रनाथ टैगोर की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनकी 150वीं जयंती मनाई गई। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक आभासी यात्रा का आयोजन भी किया था, वर्चुअल टूर का आयोजन किया था। और जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के भतीजे हैं, ठीक है। तो आपको इनका रिलेशन भी याद रखना है कौन थे ये। और इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना भी की थी तथा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना भी की थी इन्होंने। और ये महान बंगाली साहित्यकार भी थे। दोस्तों, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। पृथ्वी में पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वह ऐसा कौन सा जीव है जो शल्क से युक्त होता है तथा स्तनपायी भी होता है। तो इसका आंसर है पेंगोलिन, ठीक है। दोस्तों, पेंगोलिन जो होता है यह अत्यधिक खाद्य पदार्थ में उपयोग होने व दवाओं में उपयोग होने के कारण, ठीक है, इसका अत्यधिक तस्करी व अवैध व्यापार किया जा रहा है, जिसके कारण से इसकी संख्या अत्यधिक कम हो गई है। भारत में पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से केवल 2 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। और ये भारत में पाई जाने वाली पेंगोलिन एक चीनी पेंगोलिन है और दूसरा इंडियन पेंगोलिन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। और जो चीनी पेंगोलिन है इसको IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, जबकि भारतीय पेंगोलिन को IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। अर्थात जो भारतीय पेंगोलिन है उसकी संख्या एवं स्थिति चीनी पेंगोलिन से ज़्यादा अच्छी है।
दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है, हिरोशिमा व नागासाकी में परमाणु हमले की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों ये 75वीं वर्षगांठ थी और 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर हमला हुआ था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हमला हुआ था। यह हमला अमेरिका द्वारा किया गया था। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय बम नाम था, तथा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। और ये जो बम गिराए गए थे, ये जो परमाणु हमला किए गए था, ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत किए गए थे। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारत के नए कैग हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी जैसे दोस्तों हमने डिस्कस किया था, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत के नए कैग नियुक्त किए गए हैं। ये जेके में पूर्व उपराज्यपाल भी थे और ये जो कैग होता है एक संवैधानिक पद होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। और जो कैग का कार्य क्या होता है, यह है दोस्तों भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा किए गए व्यय की लेखा परीक्षा करता था, ऑडिट करने का काम करता है। और जो दोस्तों कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, अर्थात यदि उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो चुका है या 65 वर्ष जो भी पहले आ जाएगा उसी के अनुसार उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, कोई व्यक्ति जैसे 54 साल की उम्र में कैग बनता है तो वह 60 साल तक ही कैग बना रह पाएगा। यदि वह 61 साल की उम्र में कैग बनता है तो वह मात्र 4 साल तक ही कैग रह पाएगा, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र पूर्ण हो जाएगी। इस कारण से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया है? तो इसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो आरक्षण का मामला है, हाल ही में संविधान पीठ को जो 5 सदस्यीय पीठ है उसको भेज दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो प्रावधान किया गया है 10% आरक्षण का, ये जो 50% आरक्षण की सीमा है उसका उल्लंघन करता है। दोस्तों ये जो संविधान पीठ को कोई भी यदि मामला भेजा जाता है तो अनुच्छेद 145 के 3 के तहत भेजा जाता है और ये तभी भेजा जाता है जब यह विधि का सारवान प्रश्न की व्याख्या से संबंधित होता है। दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में जो आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई थी और उसी के तहत यह 10% आरक्षण देने के पश्चात ये 50% की सीमा से अधिक हो जाता है। इसी को लेके इसके लिए संविधान पीठ गठित की गई है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ी संविधान पीठ किस मामले में बैठी थी? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बैठी थी 1973 में। इसमें 13 सदस्यीय संविधान पीठ थी। दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसान रेल कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी? तो दोस्तों इसका आंसर है देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच। दानापुर बिहार के बीच जो चलेगी और इसको भारतीय रेलवे द्वारा ऑपरेट कराया जाएगा और इसका उल्लेख केंद्रीय बजट 2020-21 में किया गया था, उसी के तहत यह रेल चलाई जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, जल्द खराब होने वाले पदार्थों को शीघ्र ही गंतव्य स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, जिससे वो जो कृषि पदार्थ हैं वो खराब होने से बच जाएंगे। बहुत सारे जो कृषि फसल हैं या सब्जियां हैं या फल हैं जो अधिक दिनों तक
नहीं रखा जा सकता है, उनको इस रेल के द्वारा शीघ्र ही बाज़ारों तक आपूर्ति की जाएगी, जिससे किसानों को होने वाला नुकसान में कमी आएगी। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका आंसर है कृषि मंत्रालय द्वारा, और यह कृषि उद्यमिता व नवाचार में वित्त पोषण हेतु चलाई गई है। दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के एक भाग के रूप में चलाई जा रही है। इसमें एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन जो होगा 2 माह के लिए चलाया जाएगा, और साथ ही इसमें 10,000 रुपये प्रति माह का वजीफा का भी प्रावधान किया गया। इसमें वित्त पोषण कैसे होगा? जो सामान्य राज्य हैं उनमें 60-40 अर्थात केंद्र की हिस्सेदारी रहेगी 60% रहेगी, और राज्य की हिस्सेदारी 40% की रहेगी, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में यही जो अनुपात है 90-10 का रहेगा, अर्थात केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी रहेगी 90% रहेगी और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 10% रहेगी। तथा केंद्र शासित प्रदेशों में ये जो पूर्णतः 100% केंद्र प्रायोजित योजना होगी। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों क्वेश्चन 10 है, नई शिक्षा नीति में कौन सी संरचना अपनाई गई है? तो इसमें 5+3+3+4, यहाँ जो 5 है ये कक्षा ठीक है 2 तक है, 3 वर्ष इसमें प्री प्राइमरी की कक्षाएं होंगी और वह 2 वर्ष कक्षा 1-2 है। ठीक है, जो दोस्तों इसमें पहला +3 है यह कक्षा 3 से 5 तक है, तथा जो नेक्स्ट 3 है ये कक्षा 6 से 8 तक है, और जो +4 है इसमें 9 से 12 तक का उल्लेख किया गया है। दोस्तों नई शिक्षा नीति के अनुसार अब वर्तमान शिक्षा पर कुल जीडीपी का 6% खर्चा किया जाएगा, और इसमें एमडीएम के साथ साथ नाश्ते का भी प्रावधान किया गया, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो। और दोस्तों इस शिक्षा नीति में 2030 तक 100% बच्चों को स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि इसके तहत विषय चुनने की आज़ादी होगी। यदि कोई छात्र है आर्ट स्ट्रीम का है, यदि वो साइंस पढ़ना चाहता है तो वो साइंस पढ़ सकता है। इसी तरह साइंस स्ट्रीम का छात्र आर्ट पढ़ना चाहता है तो वो उसको पढ़ सकता है, ये उसको विषय चुनने की आज़ादी होगी। जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी उस समिति के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी थे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि यह हमारी वीडियो सीरीज कैसी लगी आपको। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।